स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग सिर्फ खेल पर ही टाइम नहीं बर्बाद कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इस समय आपका स्कूल कोचिंग सभी बंद है और आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं आपको पढ़ा सकता है। इसलिए इस समय आपके लिए सेल्फ स्टडी एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप अपनी पढ़ाई में पिछड़ सकते हो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन चैप्टर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेट होता क्या है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग डेट मतलब समझते ही होंगे कि डेट का अर्थ तारीख होता है। तो इतिहास में तारीख का क्या महत्व है, डेट का क्या महत्व है, डेट को किस तरह से कोरिलेट किया गया है इतिहास में, किस तरह से डेट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट्स। सम इवेंट्स डोंट हैपन ऑन ए पार्टिकुलर डेट बट टेक ए लॉन्ग टाइम पीरियड टू मेटेरियलाइज इट। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हम डेट को देख रहे हैं तो कुछ ऐसा इवेंट है, कुछ ऐसा जो किसी खास डेट पर नहीं होता है, लंबे समय इसको होने में लंबा समय लगता है। तो ऐसे इवेंट के लिए किसी खास डेट को हम लोग मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारत की आज़ादी के बारे में, अगर हम बात करें द फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे घटनाओं का योगदान रहा। किसी खास घटना को लेकर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश या हमारा भारत सिर्फ खास कोई पार्टिकुलर घटना को लेकर आज़ाद हुआ। इसमें एक लंबा संघर्ष चला, लंबे समय में ये आंदोलन चला और उसके बाद ही हम लोगों को आज़ादी मिली। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट राजा और उसके शासन और उसके शासन काल के बारे में हम लोगों को पढ़ना रहता है। जैसे कि राजा जब सिंहासन पर आसीन हुआ, वो बहुत सारा युद्ध लड़ा, है ना। वो अपने युद्ध काल में, अपने शासन काल में बहुत सारे युद्ध लड़ा, उसका वर्णन किया गया। तो ये अलग अलग इवेंट हुआ और डेट हम लोगों को ये अलग अलग इवेंट को एक दूसरे से कोरिलेट करता है। कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कोरिलेटिंग सच इवेंट्स। तो डेट ऐसे इवेंट को कोरिलेट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज़ें होती है, दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो ये हम लोग अलग अलग टाइम और समय के अनुसार इसको डिफाइन करते हैं। उसी तरह से हमारे इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारा भारत का इतिहास में बहुत सारा समय ऐसा आया जो हमारे देश हमारे इतिहास में परिवर्तन लाया। हमारा देश हम इन परिवर्तन का गवाह बना। तो ये इतिहास में ये स्टडी है, ये चेंजेस है जो अलग अलग समय पर हुआ। उसी के लिए हम लोगों को डेट्स के बारे में जानना है, डेट्स को पढ़ना है, इन चीज़ों को आसानी से हम लोग ताकि समझ सकें। जैसे कि अगर हम बात करें
तो समय है जो आपका पास्ट और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर देन एंड नाउ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि पहले जो बीता हुआ समय और प्रेजेंट यानी जो आज का समय है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इतिहास में डेट का उसी तरह महत्व है जिस तरह से हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम का महत्व है, क्योंकि बिना स्केलेटन सिस्टम का हमारा शरीर सही ढंग से वर्क नहीं करेगा, हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हम लोग वर्क नहीं कर सकते। उसी तरह से डेट के बिना इतिहास को हम लोग अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ एक मीनिंगलेस हीप के रूप में वो रहेगा, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार का आप लोग कह सकते हैं कि भंडार के रूप में ये रहेगा, जिसको आगे पीछे किस तरह से भी हम लोग पढ़ें उस चीज़ों को हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी कालक्रम को जानने के लिए उस डेट्स को जानना ज़रूरी है। यानी किसी खास घटना किस दिन हुई, किस चीज़ के लिए हुई, उसके लिए डेट्स को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए डेट्स का सीक्वेंस का ऑक्योरेंस हुआ और डेट्स को सीक्वेंस के रूप में इसको शामिल किया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सीक्वेंस ऑफ डेट्स ऑफ देयर ऑक्योरेंस। कुछ डेट्स, अगर हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सम डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री एक्ट एज लैंडमार्क बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इतिहास में कुछ इवेंट और इस तरह से लैंडमार्क के रूप में एक्ट करते हैं, क्योंकि उसका इतिहास पर एक लंबा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं 1526 के बारे में, तो ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1526 में जैसा कि हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं कि दिस इज व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट। इसके अलावा 1526 का इतिहास में एक और महत्व है, क्योंकि 1526 के समय में आपका दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और उसके बाद आपका मुगल ईरा यानी मुगल एम्पायर का आरंभ हुआ था। तो कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में 1526 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन ही आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कि जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था, जिसको बाबर ने हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1526 के समय में आपका सल्तनत काल का अंत हुआ और मुगल काल का आरंभ हुआ। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी घटना को समझने, एक्सप्लेन करने के लिए डेट की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा कि डेट्स का क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से डेट एक लैंडमार्क का रोल निभाता है हमारे इतिहास में किसी चीज घटना को जानने के लिए, समझने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डेट्स का इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का अलग अलग सेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आपका शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वार्स इत्यादि के बारे में जानकारी के बारे में जानना होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल हिस्ट्री में, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री या कल्चरल हिस्ट्री या रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में, तो ये मुख्यतः आपका डील करता है डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, है ना। इसके अलावा कुछ डेट्स हम लोगों को ये भी बताते हैं कि किसी खास रूलर का, शासक का समय, कितने समय से कितने समय तक वो शासन किया, वो कब सिंहासन पर बैठा, कब उसका जन्म हुआ, उसके शासनकाल में कौन कौन सा ओकेजन हुआ, वो कितना युद्ध लड़ा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैसा था, उसकी मृत्यु कैसी हुई। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है।
ये सब आपको पॉलिटिकल हिस्टोरियंस ये इसका यूज करते हैं ताकि उन्हें इतिहास को समझने में और बताने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। इतिहास में पीरियडाइजेशन किस प्रकार किया गया है, इतिहास का किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, उसको किस प्रकार पीरियड्स में बांटा गया है, समय में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अगर हम देखते हैं 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट था, वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था, उसने 3 वॉल्यूम में एक किताब निकाला था जिस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के समय, ब्रिटिश के समय भारत का इतिहास। ये बुक आपका जेम्स मिल के द्वारा निकाला गया था। कौन सा बुक? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस इतिहास के इस बुक में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जेम्स मिल ने जो डिवाइडेशन किया, पीरियडाइजेशन किया, वो आपका रिलीजियस बेस्ड पीरियडाइजेशन था। जेम्स मिल ने इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर बांटा, जो कि पूर्णतः एक रिलीजियस बेस्ड पीरियडाइजेशन था। तात्कालिक भारत में, यानी तात्कालिक भारत मतलब अंग्रेजों के समय के भारत में इस पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्ट किया गया, यानी उस समय लोग इसे एक्सेप्ट किए, इन्हें माने, ठीक है। लेकिन जब हमारा भारत हुआ, आज़ाद हुआ, और उस समय जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसके बाद जो जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन था उसको एक तरह से अस्वीकार कर दिए, ठीक है। और इन्होंने हमारे भारत के इतिहास को, यानी भारतीय इतिहासकारों ने हमारा इतिहास को 3 भागों में बांटा। वो इस प्रकार था। इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया एशियन, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यद्यपि उस समय अधिकांश भारतीयों का धर्म हिंदू ही था, और अगर मुस्लिम पीरियड जो है वो एक दिन अचानक से भारत में आरंभ नहीं हुआ था। मुस्लिम सालों से भारत में बाहरी आक्रांता के रूप में आ रहे थे, भारत में अपना शासन स्थापित कर रहे थे, और भारत में साथ ही साथ भारत की सभ्यता संस्कृति में घुल मिलकर भारत में ही निवास कर रहे थे। तो ये अगर हम बात करते हैं जो इस्लामिक रूल जो भारत में हुआ, आरंभ हुआ, जिसे बोला जाता है कि भारत का एक महत्वपूर्ण इस्लामिक रूल रहा है, तो ये सिर्फ उस समय ही नहीं, बहुत पहले से ही भारत में मुस्लिमों का आगमन होता रहा। अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के समय भी, तो मुगल एम्पायर के समय भी बहुत सारे हिंदू राजा थे जो अब भारत में शासन कर रहे थे। उनका बहुत क्षेत्र विस्तारित था। जैसे अगर हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल को अगर देखें तो उनकी वाइफ जो जोधाबाई थी वो भी एक हिंदू रानी थी, उनके पिताजी हिंदू थे। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ मुगल काल में ही सिर्फ मुस्लिमों का ही शासन नहीं रहा, तात्कालिक भारत में हिंदू लोग भी शासन कर रहे थे और अपना शासन विस्तार भी कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जो समय है, जो हिंदू और मुस्लिम का पीरियड है, हिंदू और मुस्लिम के काल को अंग्रेजों ने डार्क एज कहा। डार्क एज का मतलब इन्होंने, इनके अनुसार उस समय का भारत अंधेरे से युक्त भारत था, और ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने भारत को इनलाइटमेंट की ओर लाया, अंधकार से प्रकाश की ओर लाया, जो कि एक कह सकते हैं कि पूर्णतः गलत तथ्य, गलत बात है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो भारत का इतिहास सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी तक हमारे इतिहास को रेखांकित करता है। तो ये अंग्रेजों का कहना और मानना कि अंग्रेज भारत को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, भारत को, लोगों को सभ्य बनाए, पूर्णतः गलत है। वरन हम लोगों ने ही, यानी भारतीय लोगों ने ही इतिहास को, अंग्रेजों को बहुत कुछ सिखाया, बताया,
जो कि अंग्रेज लोग जानते नहीं थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर जो पीरियड अगर हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं तो उस पीरियड को हम लोग मॉडर्न पीरियड करते हैं। तो मॉडर्न पीरियड का आरंभ कैसे हुआ? जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिससे आपका व्यापार में परिवर्तन आया, उद्योग लगे, फैक्ट्री लगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, गुड्स का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ, तो जिस इसका प्रभाव पड़ा और मॉडर्न पीरियड का आरंभ हुआ। तो इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहा ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियों का मतलब आगमन। तो इस समय फैक्ट्रियां लार्ज मात्रा में अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी और इन प्रोड्यूस्ड गुड्स को मतलब प्रोड्यूस्ड गुड्स को आपको सेल करने के लिए मार्केट की ज़रूरत थी, जहां पर ये गुड्स सेल हो सके। इसके अलावा फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल्स के भी आवश्यकता थी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉटन, आयरन और कोल, ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल की खोज में और साथ ही साथ ये फैक्ट्रियों को अपने प्रोड्यूस्ड गुड्स को खपाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसे मार्केट की खोज की, ऐसे कंट्रीज और कॉलोनीज की खोज की जहां पर इनका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो सके और साथ ही साथ वो इन जगहों से रॉ मटेरियल अपने देश में आयातित कर सके, यानी ला सके। तो इस तरह से आपका प्रभाव पड़ा और उसी दौरान हमारे देश इंडिया की खोज के लिए खोजा गया, जिसकी खोज पुर्तगालियों ने की थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी जो आधुनिक इतिहास है उसके अध्ययन का क्या क्या सोर्सेस है उसके बारे में हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियड के अध्ययन के लिए मुख्यतः सोर्सेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में आपका लिटरेरी सोर्स आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लिटरेरी वर्क्स, आर्टिस्टिक एविडेंस जैसे फाइल्स, बुक्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ये सभी चीज़ें आपकी कौन से सोर्सेज में आती हैं? प्राइमरी सोर्सेज में। अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी सोर्सेज में आपका आर्टिकल, रिपोर्ट्स, बुक्स और रिव्यू आता है। तो ये जो लिटरेरी और डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज है वो मॉडर्न पीरियड को प्राचीन यानी पहले के इतिहास से, अर्लियर पीरियड से अलग करता है। पहले के इतिहास से क्या करता है? अलग करता है। जैसे कि अगर हम पहले के बारे में बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, फॉसिल्स, रिमेन्स, केव पेंटिंग्स, पॉटरी, कॉइनेज, बायोग्राफीज ऑफ द रूलर्स, ट्रेवलर्स, ईटीसी, ये सभी चीज़ों से आपका इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। इसके अलावा जो रिटेन रिसोर्सेज है वो सिर्फ ना हिंदी में बल्कि इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्या है? अवेलेबल है। तो ये सोर्सेज उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं तो इन सोर्सेज से हम लोगों को पता लगता है कि किस समय और कब ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना सत्ता आरंभ किया और किस तरह से भारत को अपने कब्जा करना शुरू किया और कब वो भारत छोड़ा। ये सभी चीज़ें को हम लोगों को जानकारी मिलती है। अगर हम बात करते हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट का, तो वो आज भी आपका नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में अवेलेबल है।
जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेवलर, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स इत्यादि जो कि 18वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत में आए और उन्होंने भारत में अपने अनुभवों को लिखा। अपने अनुभवों को लिखा, अपने अनुभवों को कलमबद्ध किया, उनका भारत के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सभी चीज़ों को उन्होंने लिखा। तो ये सभी सोर्सेज हम लोगों को तात्कालिक इतिहास के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो हम लोग जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या है और ये क्या बताता है। तो अगर हम बात करते हैं उस समय का, यानी ब्रिटिशर्स के समय का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का सोर्स, तात्कालिक भारत का इतिहास का एक प्रमुख सोर्सेज है। ये उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में, ब्रिटिशर्स के इतिहास के बारे में बताता है। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखना है कि उस समय जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो मानते थे कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्लान है, पॉलिसीज है, डिसीजन है या एग्रीमेंट है या जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो हमेशा क्या किया जाए, क्लियरली लिखा जाए, यानी उसको क्लियरली रिटेन अप किया जाए। ये अंग्रेजों का मानना था, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी इश्यूज को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर प्रॉपर स्टडी करना चाहिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जितना भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था उसको क्रिएट किया और उसका आर्काइव बनाया इस पर्पस को, ताकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का बाद में क्या किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। हम लोग जानते हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये ध्यान रखना है उनको समझने के समय, इंटरप्रेट करने के समय, अपने दिमाग में ये बातें ध्यान रखनी है कि ये जो इतिहास का, जो अंग्रेजों के समय जो इतिहास लिखा गया या जो आर्काइव सोर्सेज हैं, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने सोच के अनुसार, अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार इसको बनाया है। और इन्होंने कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिनको ये ओवरलुक किए होंगे और कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनको ये मॉडिफाइड किए होंगे, या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनको वो छुपाए होंगे जो उनके ज़रूरत को सूट करती होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हुआ। इतना तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे। कौन सा टॉपिक है? सर्वे। सर्वे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सर्वे का मुख्यतः अर्थ होता है कि किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको कंपाइल करना। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री शुड बी नोन इन ए बेटर वे टू रूल इट इन ए बेटर वे। तो इनका मानना था कि किसी भी देश को जानने के लिए, समझने के लिए अच्छे तरीके से उसको बढ़िया से शासन करना, उसको अच्छे तरीके से शासन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने डिटेल्ड सर्वे किया गया, यानी भारत को जानने के लिए अंग्रेजों ने सर्वे का सहारा लिया, जो कि 19वीं शताब्दी में पूरे देश को मैप करने के लिए, उसका जानकारी इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा आरंभ किया गया था। इसके लिए रेवेन्यू सर्वे किया गया गांव में। इसके अलावा कुछ और सर्वे किए गए, फ्लोरा और फौना का सर्वे किया गया। इसके अलावा जनसंख्या गणना किया गया, जिसको हम लोग सेंसस बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका डेटा कलेक्ट अंग्रेजों ने किया। कास्ट और रिलीजियस कंपोजिशन, भारत में के पॉपुलेशन का कितना कास्ट है, क्या उनका रिलीजियस कंपोजिशन है, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए अंग्रेजों ने सर्वे का सहारा लिया, ताकि वो इस सर्वे के आधार पर वो भारत में अपनी शासन को, अपनी सत्ता को मजबूत कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है। बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, आपका सबसे पहले जर्मनी में
15वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो कॉमन यूज हुआ, यानी आम लोगों तक प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा, वो लगभग 18वीं शताब्दी तक पहुंचा था। जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ तो ये कहीं ना कहीं भारत में बुक्स का बड़े संख्या में छपाई होने लगी। इसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन, पम्पलेट, ये सभी चीज़ें भारत में आसानी से अवेलेबल होने लगी। और उस समय जो मैगजीन, न्यूज़पेपर या पम्पलेट था, उस समय के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आज का के रूप में वर्क कर रहा है। इसके अलावा उस समय जो किताबें थी वो आपका इंग्लिश और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में छपती थी, और बहुत सारे बायोग्राफीज भी लिखी गई। महान लोगों के बायोग्राफी लिखा गया जो उन लोगों के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता था जिस समय ये लोग रहते थे, और उनके आसपास का जो जीवन कैसा था, आसपास लोग किस तरह जीवन व्यतीत करते थे, उसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवाता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो आर्काइवल रिकॉर्ड्स है जो ब्रिटिश इंडिया का, वो आज भी आपका नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारा आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है जो ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताता है, जो कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट और आर्काइव आपका लंदन में है, जो कि आपका ब्रिटिश इंडिया के ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में अवेलेबल है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है आर्काइव का, वो एक तरह से सीरीज में रखा गया है। ये आपका 1748 से लेकर इसका सीरीज बनाया गया है। जो ये डॉक्यूमेंट है वो आपका इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं में अवेलेबल है। ये रिकॉर्ड्स आपका पेपर, पाल्म लीफ, ब्रीच वार्क, पार्कमेंट, ये सभी चीज़ों में अवेलेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम जो कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आदि जगहों पर स्थित है, जिसमें आपका तात्कालिक भारत के से संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका गांधी जी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए चिट्ठी या पत्र भी इन म्यूजियम में अवेलेबल हैं। अगर हम अदर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो अदर सोर्सेज में के अंतर्गत हम जानेंगे कि उस समय कुछ ऐसे चीज़ें थी जो अर्लियर पीरियड के बारे में बहुत ही कम चीज़ें लिखी गई है, बताई गई हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय लिखने पढ़ने का साधन नहीं था। जबकि मॉडर्न पीरियड में आपका प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, लोगों को अक्षर ज्ञान हो चुका था। तो मॉडर्न पीरियड का आपका ऐतिहासिक वस्तुएं या ऐतिहासिक तथ्य या डॉक्यूमेंट आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के लोग अपनी बातों को, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने जॉय को, सौरों को, अपने और अन्य एक्सपीरियंस को लिखकर या बोलकर बता सकते थे। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। इसी दौरान अगर हम आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं तो इसी दौरान बहुत सारी महिलाओं ने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, उनके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा है। तो इस दौरान सबसे पहले जो अपने बायोग्राफी लिखी, अगर महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो वो राजसुंदरी दासी थी, जो कि पहली महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाली में 1876 में, जिसका नाम अमर जीवन था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपका इतिहास का चैप्टर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।